किसी का दर्द अपनाओ तो जाने ये गुर्बत खत्म कर पाओ तो जाने, जरा अपने मोहल्लों से निकलकर जो हम खाते हैं वो खाओ तो जाने। सिचुएशन है बिगड़ती जा रही, इसीलिए आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ओन वर्गे मुंडे बिला वजह मशवरा दे के मार खा लेंगे। बिल्कुल ठाकुर साहब तुम सही कह रहे हैं। जो शुजात साहब ਨੂੰ जाके कह रहे हैं कि अगर ਤੁਹਾਡੀ आवाज से मैं गाना करा गुस्सा तो नहीं करोगे। परवेज खटक साहब ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲਵਾਨੀ ਸਿਖਾਉਣਾ। परवेज इलाही साहब ने जाके कहता तुझे अगर असम्बलियां तोड़नियां सन तो पहले मेरे नाल ते मशवरा कर लेंदे। डॉक्टर यास्मीन आशा साहब ਨੂੰ जाके कह रहे हैं कहते मैं जिम ज्वाइन करना मैंने एक जोगर गिफ्ट करो। कैमल शाह साहब ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम नून के एमपी थे पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब मियां ताहिर जमील। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमएनए हैं या नहीं है, वही बताएंगी मोहतरमा कंवल शौजब। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह आज फिर मियां साहब तशरीफ लाए हैं सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप आते हैं। मियां ताहिर जमील आए हैं पिया जी, बड़े दिन बाद आए हैं मगर वैसे के वैसे हैं। हाय हाय हाय, वैसे के वैसे। वही होंठों पे प्यारी मुस्कुराहट लेके बैठे हैं। वाह, वाह, ये वाह। बोलेंगे तो जानेंगे कि अंदर से ये कैसे हैं। कैसे है? क्या बात। अमन दे दीवे बाली रखो, हाय, अच्छा पाजी। हाय, ਚੰਗੀ ਕਦਰ ਵਖਾਲੀ ਰੱਖੋ, ਵਖਾਲੀ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਬਾਗੇ ਨੂੰ ਜੋ ਉਜੜਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਦੇਵੇ। ਬਾਗੇ ਨੂੰ ਜੋ ਉਜੜਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਲੀ माली ਰੱਖੋ। मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, आसानी बहुत दूर है। हाय, हाय, हाय। जो मर्जी कर लो महंगाई होनी जरूर है। जाती लड़ाई नून लीग और पीटीआई की है ताहिर भाई, इसमें गरीब अवाम का क्या कसूर है। जी मियां साहब क्या हाल हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का करम है। अब तो सुकून है ना? जी बिल्कुल सुकून में है। बिल्कुल सुकून हो चुका हुआ है, जी बिल्कुल सुकून में खुश है, लग रहा है जो चेहरे पे लालियां हैं उससे लग रहा है कि माहौल बहुत अच्छा लग रहा है नहीं आपको आज। पहले भी अल्लाह का शुक्र था, अगर अच्छे काम करें तो चेहरे पे नूर ही रहता है। अच्छा, कौन? जिसके चेहरे पे नूर है। मैडम आपके क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। ये आपने इनका क्या हाल कर दिया? वो जिस तरह के करतूत हो हाल वैसे ही होता है। ओए, ओए। पहले तो ये बता दीजिए आप एमएनए हैं या नहीं है, तो ये भी आजकल समझ नहीं आता। अपनी मर्जी से एमएनए है, और जब हमारे चेयरमैन की और हमारी मर्जी नहीं होगी तब हम एमएनए नहीं होंगे। ओए, ओए। किसी के कहने से हमारी एमएनएशिप खत्म नहीं होती, तो नहीं। उस हिसाब से एमएनए है। नहीं, मगर ये तो चले आपकी मर्जी और चेयरमैन की मर्जी होगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप हैं या नहीं है? जी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिल्कुल है। अभी आप एमएनए हैं, ठीक जी। है। अगर जब आप खुद एमएनए हैं तो आपने इन बेचारों को क्यों अपनी सीट से हटा दिया? इनका क्या कसूर था? देखिए ये तो एमपीए की सीट से गए हाँ, तो हैं। इसलिए तो आपने जुल्म भी तो इनके साथ किया ना। ये हम तो चाहते हैं कि एमएनएशिप हमारी इनके साथ ही जाए, उसके लिए इन्हें नेशनल असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ेगी और उसी के लिए हम जोर लगा रहे हैं। ये वैसे क्या आप लोगों ने इसहाक डार साहब की मदद करने के लिए जो थी असेंबलियां तोड़वा दी ताकि बिजली कम यूज होगी? देखिए उन्होंने पहले ही कह दिया था कि शादियों पे भी पाबंदी लगा देंगे, शादी के खाने पे भी पाबंदी लगा देंगे, बिजली का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दो, बिजली के बिल ज़रूर देने, गैस का इस्तेमाल बंद कर दें, गैस के बिल ज़रूर देने। तो हमने कहा कि यार फिर असेंबली की भी बिजली और असेंबली के गैस के बिल भी हम इलेक्शन के बाद ही अब इकट्ठे दे देंगे। फिलहाल इसहाक डार साहब जो तोप चलाने आए थे डॉलर के ऊपर, उसको जरा वो चला के दिखा लें पूरे पाकिस्तान को क्या करना चाहते हैं। ताहिर साहब कितनी किफायत शाराना किस्म की उनकी अप्रोच है कि उन्होंने आपकी असेंबली बंद करवा दी। देखें बात ये है कि पूरी दुनिया के अंदर महंगाई हुई है। कोरोना के बाद आप देखें कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर एक इंडस्ट्री का बूम आया था। जी बिल्कुल। जब बांग्लादेश बंद हो गया, इंडिया बंद हो गया, चाइना बंद हो गया, उसके सारे ऑर्डर्स जो थे वो हमें मिल रहे थे।
और उस वक्त वजीर आजम इमरान खान थे, ये भी बताना जरूरी है। ये कैसे हो गया? वो बात सुने ना, बात ये है कि उसमें कोई वजीर आजम का कोई रोल नहीं था, कोरोना का क्योंकि कमाल था। बाकी जो ममालिक थे उनकी प्रोडक्शन बंद हो चुकी थी, उसकी वजह से हमें ऑर्डर्स मिल रहे थे। मतलब हमें हिट बात होने के लिए ये है- बाकियों को बंद कराना पड़ेगा। बात ये है कि हम अब इंशाल्लाह ऐसी पॉलिसियां बनाएंगे कि जिससे महंगाई के खात्मे की तरफ हम जाएं। हमें गरीब लोगों को हम जब देखते हैं, हमारी अपनी इंडस्ट्री के अंदर जो गरीब लोग काम कर रहे हैं, वो जो 30,000 रुपये महीने की तनख्वाह लेता है, उसका तो बहुत बुरा हाल हो चुका है। तो हम ये अपनी पार्टी के अंदर भी बात करते हैं, फिनांस मिनिस्ट्री के अंदर भी ये डिस्कशन होती है। अभी फैसलाबाद का वफद लेके हम पिछले माह डार साहब से मिले थे, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे हमने उनको आगाह किया, बिजली के टैरिफ के हवाले से हमने उनको बताया। उन्होंने किया क्या? उन्होंने मामलात को सेट किया। सेट किया? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जो हम गुजारिशात लेकर गए थे, उसमें से उन्होंने कोई 70-80% जो हमारी बातें थी उनको माना, और मानकर हमारे जो ताजर हजरात थे वो उन्होंने जो उनके मामला थे वो क्लियर किए। क्लियर। तो अभी बात ये है कि मसला है महंगाई का। महंगाई जो है वो हम इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2 से 3 माह के अंदर हम चीज़ों को ट्रैक पे ले आएंगे। और ये जो किया धरा है, मैडम उस टाइम पर कहाँ पर थी, ये माशाल्लाह से अभी कहती हैं कि हम MNA हैं। अभी इन्होंने यहाँ पर ये फरमाया है, ऑन रिकॉर्ड फरमाया है। तो इनकी एक ज़रा टेप रिकॉर्ड चलाएं ना इनका एक प्रोग्राम में, जहाँ पर ये बैठकर ये कह रही हैं कि मैं तो अपना इस्तीफ़ा दे चुकी हूँ अपने कायद के कहने पे। अगर कहती हैं तो मैं कोई क्लिप निकाल के इनका दिखा देता हूँ। ये अपने मुंह से कहती हैं कि मैं रिजाइन दे मैं चुकी हमेशा हूँ। अपने ही मुंह से कहती हूँ जो कहती हूँ। हर कोई अपने मुंह से ही कहता है, लेकिन मुंह का फर्क होता है। बात मेरे ये उसी है, केस मुंह ना पेट्रोल में बात ये है कि असल जो मसाइल हैं वो महंगाई की वजह से हैं। ये आप कह रहे 2-3 महीने में आप कंट्रोल कर लेंगे? हमें बड़ी उम्मीद है। नहीं, वो तो कि हमें भी थी। अप्रैल के एंड तक हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अवाम को जरूर रिलीफ देंगे। जे बच गई अवाम थे फिर रिलीफ भी देंगे। 10 वैसे महीने से मियां साहब, अवाम एक कशी देखिए, पे। बंदा फैक्ट्स पे चलता है। पिछले 10 महीने 11 देखिए महीने मेरी बहन खातून है, इन्होंने गैर पार्लिमानी लफ्ज बोला कि इनके करतूत देखें, तो करतूत तो हमें PTI के देखने चाहिए। मुझे ये बताएं, ये माशाल्लाह ये डेवलपमेंट की पार्लिमानी सेक्रेटरी रही हैं फेडरल गवर्नमेंट में। अच्छा, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, क्या फैसलाबाद का इन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया? पंजाब के अंदर इन्होंने कौन सा बड़ा मंसूबा दिया है? जरा ये कौम को तो बताएं। वासे चौधरी साहब, 3.25 साल इन लोगों ने हमारे लोगों को जेलों में डाला, हमें इंतकाम का निशाना बनाया। हमने जो जुर्म नहीं किए थे उनकी सजा भी हमने जेलों में रह के भुगती, और अब ये हमें बताती हैं कि हमने क्या किया है। आपने 4 साल इन्होंने पाकिस्तान के मजदूरों का जो इन्होंने हाल किया है, पाकिस्तान मियां का साहब, जो अभी आप माशी खुद ही तौर कह रहे पर थे इन्होंने कि जनाजा निकाला है। आप कॉटन का इतना जबरदस्त बूम आया इसके जमाने में। देखें, बात सुने, वो बूम तब आया था जब कोरोना आया था। तो अल्लाह ना करे, हमारी तो ये दुआ नहीं है कि कोई ऐसी कोई चीज़ आए मुल्क के अंदर जिससे हमारे लोगों को जानों के जो लाले पड़ जाएं और हम उससे पैसा कमाएं। हम बिल्कुल इंशाल्लाह इंडस्ट्री को मजबूत करेंगे, चलाएंगे। ये बात ऑन रिकॉर्ड है वासे चौधरी साहब कि पूरे पाकिस्तान की तारीख में जितने वजीर आजम आए हैं सबके दौरों में महंगाई हुई, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो वाहिद वजीर आजम ने जिसने डॉलर के रेट को नीचे लाया, जिसने महंगाई को नीचे लाया, जिसने बेरोजगारी का खात्मा किया, और 12,000 मेगावाट बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड के अंदर हमने शामिल एक करके सेकंड, आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब का दौर वाहिद दौर था जिसमें वजीर आजम थे और ये सब कुछ हुआ। क्या कहीं यही तो वजह नहीं है कि अभी मियां साहब नहीं हैं तो इस वजह से ये काम सही नहीं हो रहा? देखिए, वजीर आजम साहब को इधर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान आना चाहिए, और हमारी वजीर जो आजम साहब पार्टी नवाज है, शरीफ साहब, मैं साबिक वजीर अच्छा, आजम साबिक साहब की वजीर बात आजम हो का रही है है। ना। मियां नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है। इमरान खान ने तो आजकल तो 4 साल में ज़मान जो किया है वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है। नहीं, मगर देखें, मेरे सवाल का जवाब दे पहले। क्या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है तो इस वजह से काम सही बन नहीं पा रहा? नहीं, देखें, हम कोलिशन गवर्नमेंट में हमारे साथ बहुत सारी पार्टियां हैं, उनकी वजह से नहीं हो पा रहा। हम ये जो हमारी किसी पे तो हुकूमत जिम्मेदारी है, डाले ना। ये हुकूमत जो है ये हमें हमारी बड़ी, मैं अपने और ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि हमारे पास जो हुकूमत है वो 10-11 पार्टियों की मिलके हुकूमत है। PDM के प्लेटफॉर्म से, कैबिनेट में प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब हैं जिनका ताल्लुक नून लीग से है। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्ट मियां नवाज शरीफ साहब से है।
और बाकी ख्वाजा आसिफ बेतहाशा साहब लोग भी हैं बीच में। एक इन्होंने सिर्फ वजीर खारजा रखे हुए हैं जो सैर और सियाहत के वो वजीर भी हैं। बाकी सैर का अलग होता है, सियाहत का अलग होता है, पानी का अलग होता है। आप वो तो पैसे बचा रहे हैं ना, इसलिए एक जगह दे दिए चार। अभी इतनी लंबी इन्होंने बातचीत की। अब ये आपका बिल्कुल आप जवाब दे सकती हैं। इन्होंने इतना जरूर पढ़ लिया कि मैं फेडरल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स थी। इनिशिएटिव्स नहीं पढ़े। फैसलाबाद का ही बता देती हूँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का इफ्तिताह हमारे ही दौर में हुआ। और जिस बात का ये जिस सुनहरे दौर का जिक्र कर रहे थे कि जिस वक्त 2 लाख स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज फैसलाबाद में थी कि स्किल्ड लेबर नहीं मिल रहा था क्योंकि इंडस्ट्री 24/7 चल रही थी और टेक्सटाइल मेड इन पाकिस्तान पूरी दुनिया से लोग बना के भेजते थे वीडियो कि ये देखें हम फलाने स्टोर टेक्सास में खड़े हैं, अमेरिका में, यूरोप में। हो सकता है कि शायद उस जमाने में आपने जो ये सारे इकदाम बताए और ये जो अच्छा दौर चल रहा था, हो सकता है कि मियां साहब ने ना उससे मुस्तफीद हुए हों। 8 मार्च को जो हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डाला था, वो उन्होंने ये दावे करके डाला था कि हम तो महंगाई खत्म करने आ रहे हैं, हम आटा सस्ता करेंगे, हम पेट्रोल की कीमत, इनके जो उस वक्त थे मिफ्ता इस्माइल साहब और बड़े सीनियर हैं जो शायद खाकान अब्बासी साहब की ऑन रिकॉर्ड वीडियोस है, मैं भी चलाती हूँ, अपने ही मुंह से वो भी बयान दे रहे हैं। आप दोनों नहीं, अच्छी वाली वीडियोस हमारे पास भी हैं। वो अपने ही मुंह से बयान दे रहे हैं कि 70 से 80 रुपए पर लीटर पेट्रोल होना चाहिए और हमें करेंगे और हम करना चाहते हैं। फिर इनकी जो अभी रुए रवां है लीडर साहिबा, वो एक महंगाई मार्च लेकर इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ी थी कि जनाब पेट्रोल की कीमतें कम करें। हालांकि उस वक्त इंटरनेशनल प्राइसेस पेट्रोल की ऊपर जा रही थी। आज $80 फी बैरल है, उस वक्त 117, 120 फिर 127 डॉलर फी बैरल पे गया था। और उस वक्त जब इमरान खान साहब ने रिलीफ दिया था तब ये सारे चीख पड़े। पहले इन्होंने लॉन्ग मार्च की कि रिलीफ दो, जब उन्होंने रिलीफ दे दिया कि पेट्रोल की कीमत, उन्होंने कहा अब हम नहीं बढ़ाएंगे, हमने इसको कैप कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी की कीमत हम नहीं बढ़ाएंगे, तो इन्होंने उस पर भी एहतजाज कर दिया। अच्छा, असेंबली में खड़े होकर कहा कि 3 से 4 रुपये अगर पेट्रोल की कीमत बढ़े तो वजीर आजम को इस्तीफा देना चाहिए। अभी जिस दिन मरियम बीबी यहाँ तशरीफ वापस लाई तो 35 रुपये उस दिन बढ़ा और 22 रुपये अभी कोई पहले बढ़ा है और 170 अरब रुपए के टैक्सेस इन्होंने फिर असेंबली से जो है वो मंजूर कराए। अब बताइए, सब बैठे हुए इस्तीफा किसको देना चाहिए? इस्तीफा सानू देना चाहिए था, तुसी इजी रहो सारे। अभी तो जो इन्होंने इस्तीफे दिए हैं, नहीं उस पे ना है ना, मैं आपको बताती हूँ जो इस्तीफे हमने दिए। अब वो भी बात कर रहे थे कि जी इन्होंने अपने ही मुंह से कहा, मैंने बिल्कुल कहा, मैंने उस असेंबली में खड़े होके कासिम सूरी के सामने 11 अप्रैल को 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था जब हमने सबने अपने इस्तीफे दिए। फिर इन्हीं के लगाए हुए स्पीकर साहब ने अपने मुंह से बयान दिया कि हम ये इस्तीफे नहीं कबूल कर सकते। स्पीकर थे, दरख्त था जो लगाया हुआ था। सुने तो सही ना। और उन्होंने कहा जी कि हम ये इस्तीफे इसलिए कबूल नहीं कर सकते क्योंकि जो आइन की शिक 164 के मुताबिक ये उस पैमाने पे नहीं उतरते, हाथ से लिखे हुए नहीं है, साइन हुए हुए नहीं है, इसलिए कासिम सूरी को जो आपने इस्तीफे दिए हैं वो हमने रिजेक्ट कर दिए हैं, उसकी एक्सेप्टेंस को रूलिंग दे दी है। अब इन पर्सन ये हमारे पास तशरीफ लाएं, एक एक बंदा मेरे पास आएगा, मैं उससे हाथ का लिखा हुआ इस्तीफा लूंगा और फिर उसे कबूल करूंगा। 10 महीने बाद जब हम लोगों ने कहा कि अब हम वापस जा रहे हैं और अपना लीडर ऑफ अपोजिशन लगाएंगे ताकि मुका दी सियासत मुकाइए, तो उन्होंने कहा जी वही इस्तीफे हम कबूल कर लेते हैं और ये स्पीकर साहब ने रिटर्न दिया हुआ है। तो इसीलिए हमने इनको चैलेंज किया कि जनाब जब हमने अपनी मर्जी से इस्तीफे दिए थे और अपने स्पीकर के सामने दिए, आपने उसे तो माना नहीं, अब आपकी जब मर्जी हुई है तो आप 10 महीने बाद मान के रेट्रोस्पेक्टिव में जाके विद इफेक्ट फ्रॉम 11 से कॉन्स्टिट्यूंसीज के इलेक्शन आपने अनाउंस नहीं किए, 45 डेज पे कर रहे हैं, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल गैप है और आइन तोड़ने पे ये चालू है, हम इन्हें तोड़ने नहीं दे रहे, बात वहीं तोड़ने पे आ गई। एक अच्छी खबर ये है कि सागदार साहब ने जो अभी सारा बजट लगाया है उसमें एक उन्होंने टैक्स और लगाया है और उसकी वजह से जो काबीना मुफ्त में काम कर रही थी उसका भी काम चलता रहेगा। शादियों में जो ढोल वाले आएंगे उन्होंने जड़ियां वेला मिलणगी वो गवर्नमेंट नु जान गया, काम इन्हां दा भी चलता बहुत खातिर हमारी हो रही है, कोई फहरिस्त जारी हो रही है, फकत दो वक्त की रोटी की खातिर बड़ी खज्जिल खुआरी हो रही है, वो हल्के में लगे हैं आने जाने, इलेक्शन की तैयारी हो रही है, आहो आहो आ। वेलकम बैक। ताहिर साहब, कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू किया या नहीं? सोशल मीडिया मैं पहले से ही इस्तेमाल करता हूँ, मगर जब से मैं बना हूँ तब से 2013 से 2013 से आपने शुरू कर दिया। क्या यूज करते हैं उसमें? ट्विटर पर और फेसबुक पर। तो मैडम को करते हैं फॉलो अप?
नहीं। पीटीआई कौन से बंदों को फॉलो करते हैं? मैं तो बहुत कम यूज़ करता हूँ। जो मेरे हलके के लोग हैं, जो मेरे वोटर सपोर्टर्स हैं, नहीं वो तो करते हैं ना, आप अपना बताएं। टाइम कम होता है ना, क्योंकि आप यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी की सियासत कर सकते हैं मियां साहब, ये क्या बात हुई? थोड़ा सा टाइम तो होता होगा ना? नहीं, बिल्कुल कभी कभार मैं देखता हूँ और जो होता है अपना हिस्सा डालने वाली बात वो डालता हूँ। कभी फेसबुक पे पुष्पा फिल्म देखी तुसी? मैंने कभी फिल्म नहीं देखी फेसबुक पे। अगर कैसर पिया बनाएगा तो फिर जरूर देख लेंगे। पुष्पा बनाए या कुछ और बनाए? मैंने तो एक ही सोशल मीडिया पे फिल्म देखी थी, वो भी फ्लॉप हो चुकी है, पीटीआई की जो फिल्म। पुष्पा तो बड़ी दूर दी फिल्म है सर जी, हुण ते खुशका भी नहीं ले सकते, डाटे ना नहीं लाईदा जो तुसी करते हाल साडे। आपने कहा था कि वो ये कहते थे डिफॉल्ट कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, डिफॉल्ट कर गया या नहीं किया? देखें, कोई भी पाकिस्तानी कभी नहीं ये चाहेगा कि वो अपने मुल्क के खिलाफ कोई बात करे। मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, मुआशी तौर पे हम दलदल में फंसे हुए हैं। ठीक है। उस दलदल से निकालने के लिए मुस्लिम लीग नून की पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। डिफॉल्ट कर गया कि नहीं किया, इसका जवाब। बिल्कुल, इंशाल्लाह हम इस पाकिस्तान को फिर तरक्की की राह पर लेकर आएंगे। डिफॉल्ट कर गया कि नहीं किया? क्यों डिफॉल्ट करेगा पाकिस्तान? तो फिर ये ख्वाजा आसिफ साहब ने क्यों कहा? वो भी यही कह रहे हैं कि मुल्क को तबाही के दहाने पर उन्होंने कहा कि डिफॉल्ट कर चुका हुआ दिवाली। आप उनकी पूरी स्टेटमेंट देखें। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले पीटीआई ने एक काम चलाया कि कैप्टन सफदर साहब की एक निकाल के ना एक वीडियो वो चला दी। उसका जब आधा हिस्सा चलाया और आधा नहीं चलाया, ऐसे ही ख्वाजा आसिफ साहब की जो ये आप बात कर रहे हैं, वो भी जब आप पूरी वीडियो सुनेंगे उससे आपको हर बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। हम आपको फिर ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान दलदल में फंसा हुआ है। ठीक है। इसको निकालने के लिए अब देखें, मोहम्मद बिन सलमान साहब 11 अरब डॉलर की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे थे पाकिस्तान। ये कौन? मोहम्मद बिन सलमान। अच्छा, वो क्राउन प्रिंस की बात कर रहे हैं। मैं कहता सलमान शहबाज की बात कर। नहीं, मैं क्राउन प्रिंस की बात। सॉरी, अच्छा ठीक है। 11 अरब डॉलर की वो लेकर आ रहे थे इन्वेस्टमेंट। हाँ जी। लेकिन इन लोगों ने धरना अनाउंस कर दिया, जिसकी वजह से उनका प्रोग्राम, मुझे ये बताएं, ये नुकसान पाकिस्तानी कौम का है या किसका है? बिल्कुल। इसी तरह जब इनका पहला धरना था इस्लामाबाद के अंदर, उस वक्त चाइना के सदर आ रहे थे। इनकी वजह से वो दौरा जो था, खान वो साहब को जब मनसूख मिलाते हुआ। हुए कहा भी था कि इनकी वजह से लेट हुआ है। अब क्यों नहीं ये सारे लोग आ रहे? अब तो आपकी हुकूमत है। बिल्कुल। शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, मैं मांगने तो नहीं आया, मांगने तो नहीं आया मगर मजबूरी है। तुर्की चले जाते हैं, उन्हीं के दिए हुए कंबल, उन्हीं की दी हुई एड उन्हें वापस दे आते हैं। पहले तो उन्होंने मना कर दिया था कि भाई साडे लोगों का सामान बाहर बिखरिया पिया, तुसी मत आओ मेहरबानी। फिर भी गए हैं, तो अब जाके इन्होंने क्या इज्जत कराई पूरे मुल्क की। वैसे अब जस्ट वो इन्फॉर्मेशन, उस वीडियो के ऊपर काफी डिबेट हुआ कि वो शायद फेक है, कोई इस तरह की चीज आई है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये पहली हुकूमत है जो महंगाई के बहाना बना के चलती हुकूमत को गिरा के आई और अब तक रो रहे हैं और अब तक अपॉलॉजीज दे रहे हैं और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। और जो अवाम की सिचुएशन थी 8 मार्च 2022 को, उससे लेके आज फरवरी हो गई है, आप चेक कर लें कि कहाँ कहाँ चीज़ों का इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। और अभी तक कह रहे हैं अभी हम कोशिश करेंगे, देखेंगे। पहले मिफ्ता इस्माइल साहब के बयानात उठा लें। सबसे ज्यादा इसहाक डार साहब पे अगर कोई इस वक्त उनकी पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं तो वो इनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल साहब। शाहिद खान अब्बासी साहब वो नाराज हैं। हुण बाजी जेडी सर्जरी करा के आए हैं, उनके पास भी कोई रोड मैप नहीं होता, सिर्फ वो ये बता रही हैं कि ये तो मेरी हुकूमत ही नहीं है। जब आनी थी हुकूमत तो उन्होंने कहा था कि महंगाई से अब हमारा वापसी का 5वां गियर लग गया। चीजों की कीमतें इस वक्त ऐसे हो गई हैं कि आवाम बेचारी जो है वो नढाले आगे रोजे भी आ रहे हैं और हालात देख लें कि क्या है। डिफॉल्ट का अनाउंसमेंट खुद ख्वाजा आसिफ कर रही हैं जी। उसके बाद 170 अरब रुपए के इन्होंने आधी रात को छुप के टैक्सेस लगाए हैं और हर चीज पे, सांस लेने तक पे पाबंदी। बिजली इन्होंने सेव करने के लिए कि शाम को 8 बजे मार्केट्स बंद हो जाएंगी, हमने एनर्जी सेव करनी है। भाई, आपने जो कारखाने लगाए थे वो बिजली क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रही हैं? वो बिजली गई किथे? वो बिजली आपने क्या लिफाफों में पैक करके लंदन भेज दी है? वो आवाम को मिल क्यों नहीं रही है? अच्छा, लहसुन और अदरक उतारने के पैसे नहीं है, 3-3 महीने से कंटेनर आके खड़े हुए हैं। उसकी वजह से आपकी कीमतों में जो इस वक्त इजाफा हो रहा है वो इनकी नाअहली की वजह से है। सब कुछ छोड़ दें। इसहाक डॉलर साहब बाहर से तशरीफ लाए थे, उन्होंने चलने से पहले स्टेटमेंट दी कि अभी तो मैं पहुंचा भी नहीं हूं और डॉलर जो है वो नीचे आना शुरू हो गया। 172 रुपए से 272 से भी ऊपर 278 के पास अगर डॉलर लेके जा रहे हैं तो इन्होंने जो कर्जा पाकिस्तान पे चढ़ाया है ना वो ट्रिलियंस में है, मिलियंस में नहीं, आप ट्रिलियंस में है। और जो डिफॉल्ट इन्होंने, इनका फैसलाबाद से ताल्लुक है। फैसलाबाद में इन्हीं के पुराने दौर में 2016, और ये फैक्ट्स के साथ बता रही हूँ, आप उठा के देखें ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, उसमें डॉक्यूमेंट हुआ है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी 2016,
5 लाख लोग टेक्सटाइल सेक्टर के बेरोजगार हुए। 2 या 3 मजदूरों ने अपने ऊपर तेल छिड़का था और आग लगा ली थी बेरोजगारी से तंग आके। अभी फिर वही हालात हैं। 70 से 80 लाख बंदा बेरोजगार हुआ है। चलते कारखाने, चलती टेक्सटाइल इन्होंने बंद कर दी है और उसकी सबसे मेन रीज़न एनर्जी क्राइसिस है, क्योंकि इन्होंने महंगाई और तबाही इकट्ठी लेकर आए हैं कि इनके पास इतने पैसे भी नहीं है, इतने रिजर्व्स नहीं है कि ये तेल खरीद सके। नहीं, अभी ठहर जाए। फैसलाबाद में इनादी दौर में लूम्स पहले भी तकड़ियों पे लोगों ने तोल के बेची थी। जब हमारा दौर आया वो कोरोना के टाइम में, जो भाई साहब ने आके फरमाया कि जी बांग्लादेश बंद था, श्रीलंका बंद था, ये असेंबलियों में कहते थे पाकिस्तान भी बंद करो, कोरोना से अवाम मरेगी, भूख से नहीं मरेगी। उस वक्त इमरान खान ने सब कुछ खुले रखा था, स्टॉक मार्केट्स खुली रखी थी और टेक्सटाइल सेक्टर को फुल सपोर्ट दी थी। फैसलाबाद के, सियालकोट के डेलीगेशंस आया करते थे और उसके बाद हमारे पास कैपेसिटी कम हो गई थी, इतना ऑर्डर था। सो उस वक्त का चला हुआ टेक्सटाइल इन्होंने क्या किया, जो लोगों ने उस वक्त पैसा बनाया उस प्रॉफिट से, उसको रेट्रोस्पेक्टिव में जाके सागदार ने उन पर टैक्स लगाए हैं। यानी वो 2 साल जो लोगों ने अच्छा बिजनेस किया उसके पैसे इनको दें। अभी अपने ही दौर में अपने ही मजीद रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ लिए हैं, क्योंकि टेक्सटाइल 0 पे चली गई है, कारखाने बंद, लंगर खाने जिन पे बहुत तकलीफ थी वो भी बंद, एहसास प्रोग्राम वो भी बंद, एहसास कैश प्रोग्राम जो स्कॉलरशिप था वो भी बंद, और सबसे बड़ा जो जुल्म इन्होंने पाकिस्तान की अवाम पे किया और खास तौर पे पंजाब, इन्होंने जो हेल्थ कार्ड बंद किया। बाजी बस करो हुण ते आ बंदे भी सौण लग पे सामने बैठे। ये बंदे पीछे रोते ही हैं, जिनको फ्री में इलाज मिल रहा था उसमें आपके कारकुन भी थे, उसमें पाकिस्तानी लोग थे, किसी सियासत की बेस पे नहीं थे। बात ये है कि कोई सेहत कार्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक सेहत कार्ड भी बंद नहीं किया गया। एक ये बड़ा मसला है पीटीआई का कि ये झूठ पे झूठ बोलते हैं। अगर मैडम के पास कोई सबूत है, कोई एक कार्ड अगर बंद हुआ है तो हम जो ये कहेंगे हम जुर्माना देने के लिए तैयार हैं। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने बात की 5 साल जो असेंबलियों के अंदर इन्होंने किया है, जो बेतपरी इन्होंने असेंबलियों की है, अपने मेंबर्स की वैल्यू ये थी बीबी कह रही है हुकूमत हमारी नहीं है, आज तक कोई पब्लिक इंटरेस्ट का ये बिल नहीं पास करा सके। ये तो बता दें, उनके सवाल का जवाब तो दे देना कि कब आ रहे हैं, बताइए। मियां साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। ये बहुत जल्द, आपने मुझे 2018 में भी कहा था। उन्होंने वो मसाइल जो थे उनको हल वहां पे करवाया, अब इंशाल्लाह उनकी पाकिस्तान की तैयारी है, वो पाकिस्तान आ रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान वो आएंगे तो मसाइल का हल जरूर निकालेंगे। ये बताएं कि इलेक्शन की तैयारी शुरू किया आपने? बिल्कुल तैयारी है, अल्लाह के फजल से मैदान में हम कंपेन जारी है हमारी। क्या बात है, ये देखें ना, आप भी कह रहे हैं इलेक्शन, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी इलेक्शन की। मैं इनको फिर कह रहा हूँ, ये फिर कह रहे हैं कि अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से अब जब इलेक्शन होगा, नहीं अभी होने वाला है, हम इबरतनाक शिकस्त देंगे। नहीं वो आगे ना डेट 9 अप्रैल, कोई मसला नहीं, 9 अप्रैल करवाएं। हम तैयार हैं, हम अपनी कैंपेन कर रहे हैं। फैसला देखिए उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। कंवल जी, आप लोग अपना बंदा ढूंढ लें, टेक्सटाइल सेक्टर में जरूर कर लीजिएगा जाके। कोई आपने चुन के बंदा मुकाबले वाला रहना है। ताहिर साहब का बड़ा वोट बैंक है वहां पे। इनको तो वहां पे कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा। मुझे ना बताएं जी, आप आवाम को बताएं जो बताना है। 112 से एमपी हूं, इनको तो एक वहां से कैंडिडेट नहीं एमपीए का मिल रहा मेरे मुकाबले में। तो चलो फायदा हो जाएगा, कोई एक बंदा तो आपका बगैर कंटेस्ट किए वापस आ सकता है अगर हमें कैंडिडेट। अच्छा, आप ओके हैं कि अगर उनको वापस ले आए? देखते हैं ना जी, 9 अप्रैल को पता लगेगा। 9 अप्रैल कौन सी दूर रहेगी? हम हाजिर हैं जी। ये घोड़े का मैदान कोई मसला नहीं। मैडम आप मुझे ये बताएं, आप कौन सी गाड़ी में आई हैं? आपकी गाड़ी में आई हूँ। मेरी गाड़ी में? अच्छा, मेरी गाड़ी चाबी तो मेरे पास है। और मुझे बताएं, आप कौन सी गाड़ी में है? मैं करोला पे आया हूँ। करोला पे? कौन सी करोला? कौन सी? व्हाइट कलर की। व्हाइट कलर की? क्या नंबर है उसका? 787। अच्छा, वो आपकी गाड़ी है 787? यस। अबे यार, वो जो पराडो बाहर खड़ी है उसको निकलवाओ। मैं नहीं इमरान खान साहब नाम बोलता हैं, मेरी कच्ची हो गई आज तो बाद मैं खत्म है ਤੁਹਾਡੀ मेरी। क्यों यार बच्चे मजाक उड़ाते ने। किसके? ਉਹ ਐਸਾ इमरान खान साहब बयान दे देंगे ने, ਉਹ बच्चे मेरे लोट फोट हो जाते ने, मैंने कहते ने पापा ये आपके लीडर का बयान है क्या? कदे फिर मैं डाला पहुंचे जमान पार्क। हाँ मैं वड़िया नहीं, उन्होंने वड़न दिता। अच्छा, और सर पब्लिक उत्थे इन्नी है कि दूर दूर तक। हाँ। मैं वड़े ही नारे मारने शुरू कर देते ने
गिरफ्तारी नहीं मिलेगी, गिरफ्तारी। ओ मैं क्या, मैं गिरफ्तार करने नहीं आया, मैं खान साहब का दोस्त हाँ। ते कहंदे ने वर्दी क्यों पा के आए हो? मैं क्या ओ मैनू वर्दी च ही पछाण दे जी सर। ओ मैं डाला साइड ते लाया है, तुहानू पता फिर मैं एक मशहूर आदमी हाँ जी, मैं एक मशहूर आदमी हाँ बिल्कुल। ओ फिर एक बंदे ने मैंने पछाण लिया, बड़ा उन्होंने मेरे नाल प्यार किया यार, मेरे पैर जमीन ते आने नहीं दिते, मैंने चौके ते एक दो फड़ाउंदे रहे ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਾਲੇ ਨਾਲੇ ਡੋਂਗੇ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਕ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਥੋਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਐਂ ਪੀ ਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੈਸਲ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਕ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ना करें। ਐਂ ਮੇਰੇ मैंने ਵੇਖਿਆ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। अरे क्या हुआ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੁਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कौन सा? कहते ने जब मेरी हुक्मरानी थी तो घी 380 अरब रुपए का किलो था, अब इनकी हुकूमत आ गई है तो 600 अरब रुपए का किलो हो गया। मैं कहा क्यों तुसी इस तरह की गल करते हो? कहते ने दिस इज द स्लिप ऑफ टंग। मैं बड़ा नेड़े हो के क्या, मैं कहा सर तुहाडी टंग दा ही मसला है। करके उठे ने, मैंने कहते ने मैं ऑल फॉल बोलता हूँ, घबरा गया ना मैं कहा नहीं सर तुहाडी टंग दा मसला है। घबरा गया लोग, मैं कहा तुहाडी लैग पुलिंग करते ने, अगर मैं कहा तुहाडी टंग ठीक हो जाए ना तो फिर मैं कहा तुसी जलसे करो, इलेक्शन होवे, तुसी जीतो, फिर प्राइम मिनिस्टर बनो। ओके। परवेज इलाही साहब से कॉल पे बात हुई है, उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। मैं कहा सर जब तो तुहाडी टंग वीक हो जावे ना ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਜੀ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈਟ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦੇਣਾ। ਤਾਹਿਰ ਜਮੀਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਫਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ना करें। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੀ ਐਫਏ ਕੀਤੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਚ। ये कौन सी कैफे है? ਐਫਏ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਧਾਣਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਜੀਰੋ ਨੇ ਐਮਫਿਲ ਕੀਤਾ। अच्छा। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ओए होए होए। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਮਐਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। वापस ला लो। नहीं बनना। नहीं, अगर ये बात आप वापस नहीं लेंगे तो उन्हें टिकट अपनी पार्टी से नहीं मिलेगी, वो फिक्स है। आप यहाँ पे दावा कर दें कि आप चेयरमैन तहरीके इंसाफ बनेगी, आप इतनी अगर दलेर है मैं नहीं बाजी नाल फोटो लाऊं। क्यों? मैं बाजी नाल फोटो लाऊं। क्यों? आजकल पीटीआई दे बंदे नाल फोटो लाओ ना ते फ्लावर ज्यादा होंदे। फ्लावर नहीं, फॉलोवर ज्यादा होते हैं। ओ फॉलोवर होंदे ने। हाँ। मैं नहीं चाहिए। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हाफिज़ खालिद महमूद। मेरा आप दोनों से क्वेश्चन है कि इस वक्त पाकिस्तान सियासी, समाजी, मुआशी और मुआशरती एतबार से नो डाउट 100% दिवालिया हो चुका है और ये डिबेटेबल बात नहीं। इससे भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ कि हम सब लोग इस वक्त होपलेसनेस का शिकार हैं। तो बहसीत 2 पाकिस्तान की मेजर पार्टीज़ के आप यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप कोई इमीडिएट रिलीफ के लिए इस पूरी कौम के लिए क्या कर सकते हैं वादों और इरादों के अलावा? बात यह है चौधरी साहब, माशाल्लाह से इन्होंने जो सवाल किया है वो बड़ा वैलिड सवाल है और ये पूरे पाकिस्तान का सवाल है, क्योंकि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की सियासत करते हैं और रोज़ाना हमें ये लोग सवाल करते हैं। हम भी बड़े अच्छे तरीके से 1 साल और गुजार लेते, हमारे बंदों ने जेलें काट लीं, हमारे बंदों ने इंतकाम का निशाना जो बनना था वो बन चुके थे,
हमने सारी सख्तियां जो थी वो बर्दाश्त कर ली थी। 1 साल हम और इंतज़ार कर लेते, लेकिन जब हमें ये पता चला, भाईजान ये आपके लिए बात है, जब हमें ये पता चला कि पाकिस्तान जो है उसको मुआशी तौर पे कमज़ोर करके डिफ़ॉल्ट के दहाने पे ला के खड़ा कर दिया है, तो फिर हमने अपनी सियासत को रियासत पे कुर्बान किया है। और अब भी हम दिन रात, मैंने पहले भी आपको अनुरोध ये बात कही है कि हम पाकिस्तान को बचाने के लिए खुदा की कसम हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम मेहनत कर रही है, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान को 2018 वाला पाकिस्तान हम बनाएं, लेकिन हम उसमें अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे। और मुझे उम्मीद है, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि जितना बेड़ा गर्क मुआशी तौर पे पाकिस्तान का हो चुका था, जिस तरह हम कर्ज़ों की दलदल में फंस चुके थे, उससे निकालने के लिए आप देखें कि हमें कर्जे पे कर्जा फिर दोबारा से लेना पड़ रहा है। कि जी इनकी जितनी बातें हैं ना, उसका सिंपल जवाब है, इन्हीं की अपनी पार्टी ने, इनकी टीम ने जब ये हुकूमत में आए हैं तो इकनॉमिक सर्वे इन्होंने पेश किया, और वो पेश किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5 सालों का, और उसको इंडोर्स किया कि हाँ 6.1 जो है वो ग्रोथ रेट था, और पाकिस्तान के तमाम इंडिकेटर्स पॉजिटिव थे। मूडीज़ ने आपकी क्रेडिटेशन जो थी वो आपकी प्लस में थी, फिच की जो थी वो क्रेडिटेशन वो प्लस में थी, अभी वो CCC- पे चली गई है इनके दौरे हुकूमत में। फिर उसके बाद इन्होंने सारे वो जो इकनॉमिक इशारे थे, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर ग्रोथ कर रहा था, जिसमें आपके एक्सपोर्ट्स थी वो बढ़ी थी, किसी भी मुल्क का तरक्की का पैमाना उसकी एक्सपोर्ट्स होती हैं। एग्रीकल्चर में आपके पास बूम था, बम्पर प्राइस क्रॉप आई थी 1100 अरब रुपए की, और किसान खुशहाल हो रहा था। किसान का कार्ड और पैकेजेस अलग दिए थे। आपने सेहत की बात की, मैंने अभी कहा कि सेहत के लिए पाकिस्तान, पंजाब की पूरी जितनी भी आबादी थी और KP की आबादी थी, उसको 10 लाख की इंश्योरेंस जो है वो हेल्थ के मद में दी गई, और उनको साथ में इलाज की फैसिलिटी भी दी जाती थी और अद्वियात की फैसिलिटी भी दी जाती थी, जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं उसके हिसाब से। और दूसरा, इनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं जो सैर सपाटे पे होते हैं, उन्होंने बाहर एक मीटिंग अटेंड की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की, और वहाँ जाके उन्होंने सारे कोरोना के जो मुआशी इशारिये थे और उस दौर में पाकिस्तान ने और हुकूमत ने जितने सारे स्टेप्स लिए थे उसका जाके उन्होंने क्रेडिट लिया, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का टॉप मुल्क आया था जिसने कोरोना के दिनों में बेस्ट मैनेजमेंट की थी। फिर एहसास प्रोग्राम दुनिया के 3रे नंबर का आया था, जिसे वर्ल्ड बैंक ने नॉलेज किया था कि ये दुनिया का 3रा बेस्ट ऐसा प्रोग्राम है जिससे किसी मुल्क में बेहतरी ला सकते हैं। फलाई रियासत का अगर कोई कॉन्सेप्ट, और उसको उन्होंने कॉपी किया था। तो हमने तो 3.5 साल जो हुकूमत ली है उसमें हमारे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, और आवाम उसकी गवाही देगी कि वो उसका फ़ायदा उठा रहे थे या नहीं है। जो महंगाई का बहाना करके हुकूमत गिरा के आए किस लिए थे, वो खुर्रम दस्तगीर साहब ने बता दिया था कि हमने नैब के केस माफ़ कराने थे, और वो नैब के 1150 अरब रुपए के केसेस इन्होंने माफ़ करा लिए हैं। उसके अलावा इनका ना हुकूमत से कोई इंटरेस्ट था, ना मुल्क से कोई इंटरेस्ट था, ना रियासत से, और ना रियासत के जो अवाम है ना उनकी किसी प्रोटेक्शन से था। अब 1100 अरब रुपए माफ़ करा के ये ठंडे होके बैठ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महविश। मेरा क्वेश्चन मैम आपसे है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो PTI की क्या प्लानिंग है आवाम की बेहतरी के लिए? देखिए जी, अगर इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन ही मांग रहे हैं हम पिछले 10 महीने से, क्योंकि इलेक्शन होंगे तो एक स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी, और एक स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी तो जो आजकल के विजिटिंग हमारे इनके नुमाइंदे हैं, जिनको उनकी भतीजी भी नहीं मानती कि वो उनकी हुकूमत नहीं है, वो जाके लोगों से कहते हैं कि मैं मांगने नहीं आया मगर मजबूरी है, और फिर भी कुछ नहीं मिलता। सो अगर आपकी जब तक एक अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं होगी मुल्क में, मुल्क स्टेबल नहीं होगा, मईशत स्टेबल नहीं होगी, और इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी जो बंद हो गई है। रोशन डिजिटल अकाउंट बंद हो गया, आपके रेमिटेंसेस पाकिस्तान के ड्रॉप कर गए हैं, और एक्सपोर्ट्स और कारखाने इन्होंने इसीलिए बंद किए हैं कि और मजीद माशी तबाही हो, क्योंकि इनकी टीम ही नहीं है जिसने काम करना है। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जिस तरह से टैक्सेस जो है वो सैलरीज पे लग रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उन पे टैक्सेस क्यों नहीं लग रहे? जैसे पेट्रोल महंगा हुआ है तो आवाम उसके बर्डन को बेयर कर रही है, जबकि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके फ्यूल्स चार्जेस, उनके रेंट हाउस अलाउंस वो क्यों नहीं कम हो रहे अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट में जा रहे तो? देखिए मोहतरमा, आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है कि हर गवर्नमेंट का जो बंदा है वो हर तरीके से अपनी पे से टैक्स कटवाता है, और उस पर भी टैक्सेस का उतना ही बोझ है जितना कि एक आम आदमी पर है। और लेकिन बात यह है कि हम तो ये चाहते हैं कि किसी किस्म के टैक्सेस अवाम पर लगाए ही ना जाएं,
ये तो मोहतरमा की पार्टी ने जो IMF से मुआहदे किए हुए थे, उन मुआहदों की बदौलत हमें टैक्सेस लगाने पड़ रहे हैं। IMF वाले हमें कहते हैं कि आपने जो वादे किए थे, आपकी प्रीवियस गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट हमारे साथ किया है, पहले उसको फुलफिल करें। ये हम इनके किए हुए भुगत रहे हैं। मसला ये है, इंशाल्लाह हम आपको ये यकीन दिलाते हैं, पूरी अवाम को, पूरे पाकिस्तान की अवाम को ये यकीन दिलाते हैं कि हम टैक्सेस का भी खात्मा करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर चलाया जाए। कंवल जी, अब 2020 खेलते हैं। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने ऑप्शन में जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रहे तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ठीक है जी? कौन पहले खेलेगा? आप दोनों खुद ही आपस में डिसाइड कर लें। लेडीज फर्स्ट। लेडीज आप एग्री कर रही हैं कि नहीं एग्री कर? नहीं जी, हुकूमत फर्स्ट। ओए होए, लेडीज फर्स्ट नहीं, हुकूमत फर्स्ट। हुकूमत साहब ये बताइए, किसकी बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगे आप? वैसे तो आपके पास टाइम नहीं होता, लेकिन एक मैं आपको मजबूरन पढ़ाऊंगा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब चौधरी परवेज इलाही और जनाब उस्मान बुज़दार। चौधरी परवेज इलाही। चौधरी परवेज इलाही की बायोग्राफी पढ़ना चाहते हैं आप? ठीक है सर, ये बताएं, एंटर हुए हैं, लिफ्ट में 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि भाई आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब। तो सेल्फी किसके साथ है? शाहिद खाकान अब्बासी साहब। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? ख्वाजा आसिफ साहब। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? एहसन इकबाल। जा रहे हैं फिर चांद पर, लेके जा रहे हैं किसी को साथ, जिसको लेके जा रहे हैं उसको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। तो बताइए किसको फिर आप छोड़ रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है राना मशहूद और मलिक अहमद खान। राना मशहूद नहीं कर लो। राना मशहूद साहब को चांद पे छोड़ दिया है। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात और हिना परवेज भट्ट। हिना परवेज भट्ट ठीक है। हिना परवेज भट्ट ठीक है। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आबिद शेर अली साहब और हमजा शहबाज साहब। आबिद शेर अली साहब। ओए होए होए होए, आबिद शेर अली। व्हाट है? देखा कंवल जी, इसको तो आप देखें कितना डेयरिंग उन्होंने जवाब दिया है। ये बड़ा मुश्किल होता है इस तरह का जवाब। आप बताइए मैडम, बायोग्राफी आप भी पढ़ने लगी हैं, किसकी बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ और जनाब नवाज शरीफ। दोनों की पहले से ही पढ़ी हुई है, लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ की दोबारा पढ़ लूंगी। शहबाज शरीफ साहब की दोबारा पढ़ेंगी, ठीक है। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फयाजुल हसन चौहान, जनाब मुराद सईद और जनाब हमाद अजहर। तो सेल्फी किसके साथ है? मुराद सईद। मुस्कुरा के किसको देख रही हैं? हमाद। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? फयाजुल हसन चौहान साहब फ्लोर आ चुका हुआ है। चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जुल्फी बुखारी और डॉक्टर शहबाज गिल। नवाज शरीफ साहब को ले जाऊंगी। नहीं, मैं आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। वो आन के लेके जाओगे। और शहबाज गिल में ले जाओ तो कोई जान छड़ाओ साडी। जान? अच्छा, इतना डर है शहबाज गिल का? देखें, फैसला आपका है। गुफ्तगू करते हुए बंदे को अपनी जुबान में शाइस्तगी लानी चाहिए। वो मैंने देखी कल ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे। जी बताइए मैडम, जुल्फी बुखारी है डॉक्टर शहबाज गिल? डॉक्टर शहबाज गिल। डॉक्टर शहबाज गिल आपको चांद पे छोड़ दिया गया है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास, एक अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान। मैं दोनों को ही ले जाऊंगी, छोड़ने को दिल नहीं कर रहा। नहीं, एक को प्लीज। नहीं, दोनों को ले जाती हूँ। एक को देखें, ऐसे हमारे पास टिकट ही एक है। आसिफ अली जरदारी। आसिफ जरदारी साहब टाइटैनिक के ऊपर। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स, एक अपनी, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट किनको दे रही हैं? ऑप्शंस है मोनस इलाही और जैन कुरैशी। जैन कुरैशी। जैन कुरैशी, क्या बात है। मियां साहब, थैंक यू सो मच। कंवल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। और जैसा इन्होंने कहा कि अब मुकाबला होगा इलेक्शन के अंदर, तो देखते हैं वहां पे क्या होता है फिर। इंशाल्लाह।